Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of Computer Organization and Assembly Language Programming. आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं स्लाइड्स में, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेस ट्रांसलेशन। शुरू करते हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने कौन कौन सी मेमोरीज को देखना है और ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें प्रोसेसर के साथ राब्ते में रहने के लिए एक ख़ास हायरार्की बनाई जाती है और जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है, एसोसिएटिव मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है और कैशे मेमोरी है, और मेमोरी मैनेजमेंट का जो हार्डवेयर है ये आपस में किस तरह से रिलेट होते हैं, इसको हम एक डायग्राम की मदद से इसको देखते हैं। व्हाट इज मेमोरी हायरार्की? मेमोरी हायरार्की में से मुराद ये है कि हम जो मेमोरी सिस्टम है उसकी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए जितनी भी पॉसिबल एक्सेस स्पीड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, तो ये मेमोरी हायरार्की कहलाता है। ये देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो ये है, सीपीयू यहाँ पर है, इसके साथ कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी अटैच्ड है और आईओ प्रोसेसर यानी इनपुट आउटपुट यूनिट की प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। आईओ यूनिट के साथ हमारी मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप्स वगैरह यानी ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल स्टोरेज जो है वो अटैच्ड है। सीपीयू के साथ हम इस हायरार्की में देखें तो सब सीपीयू के साथ जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर्स होते हैं। तो ये ऊपर वाली डायग्राम में सीपीयू, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी ये कैसे आपस में अरेंज्ड हैं ये तो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि सीपीयू के अंदर जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो रजिस्टर्स होते हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। रजिस्टर्स के साथ उससे नीचे वाले लेवल पे कैशे मेमोरी होती है, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इवन लेवल 4 तक भी फास्ट सिस्टम्स में ये रखी जाती है। इसके बाद रैम आ जाती है ये और रोम आ जाती है, यानी मेन मेमोरी आ जाती है। फिर हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क आ जाती हैं और मैग्नेटिक टेप्स आ जाती हैं। तो ये बॉटम पे जो सबसे मेमोरी होती है ये स्लोएस्ट होती है और टॉप पे जो रजिस्टर होता है ये फास्टेस्ट मेमोरी में शामिल होता है। तो इनको इस हायरार्की में या इस लेवल में इस तरतीब में क्यों अरेंज किया जाता है? इसलिए अरेंज किया जाता है कि जो चीज़ें बहुत सुपर फास्ट स्पीड पे चाहिए वो रजिस्टर्स में रखी जाती हैं और इसी तरह से जो उससे थोड़ा कम स्पीड पे चाहिए उनको कैशे में रखा जाता है और जो उससे कम स्पीड में होती है वो मेन मेमोरी पे होती हैं और अल्टीमेटली आपका जो सॉफ्टवेयर होता है या आपका जो प्रोसेस होता है उसका कुछ हिस्सा मेन अपनी एक्सिलरी स्टोरेज में भी होता है। ये तो आप ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर कर चुके हैं कि कैसे कैशे हिट और मिस होती है और कैसे जो आपकी रैम हिट और मिस होती है, ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करवाने का मकसद ये है कि हम जो एड्रेस ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा समझ सकें। तो देखिए कि हमारे पास सुपर फास्ट मेमोरी है रजिस्टर्स, उससे थोड़ी कम है कैशे, उससे थोड़ी कम है मेन मेमोरी और उससे कम है मैग्नेटिक डिस्क और सबसे कम है मैग्नेटिक टेप। आगे बढ़ते हैं मेमोरी हायरार्की से एड्रेस ट्रांसलेशन की तरफ। इसके लिए कुछ डेफिनेशंस को हम रिवाइज कर लेते हैं जिसमें पेज और फ्रेम्स आते हैं। व्हाट इज अ पेज? एक पेज, मेमोरी पेज या वर्चुअल पेज, ये बुनियादी तौर पे एक फिक्स लेंथ का कंटीजियस ब्लॉक होता है वर्चुअल मेमोरी का। जो वर्चुअल मेमोरी आपने एलोकेट की होती है उस वर्चुअल मेमोरी का ये कंटीजियस ब्लॉक होता है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, फ्रेगमेंटेड नहीं होता और फिक्स लेंथ का होता है और इस ब्लॉक को हम पेज कहते हैं। और इस तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी लिस्ट एक टेबल में मौजूद होती है जिसको पेज टेबल कहते हैं। ये भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा हुआ है, तो इसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं
कि हमारा जो पेज है या मेमोरी पेज है या वर्चुअल पेज है, ये बुनियादी तौर पे वर्चुअल मेमोरी का ही एक फिक्स लेंथ का कंटीजियस ब्लॉक है और इसकी एंट्री कहाँ होती है? पेज टेबल में होती है। फिर वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं, उनमें मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ये सबसे छोटा यूनिट होता है और किसी भी पेज का लाजमी तौर पे हर, चूंकि ये मेमोरी का एक हिस्सा है, मेमोरी का एक खाना है, तो आपको पता है कि मेमोरी के खाने का या मेमोरी के हिस्से का कोई ना कोई एड्रेस तो होगा। तो पेज का जो एड्रेस होता है उसको लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है और लॉजिकल एड्रेस को पेज नंबर प्लस ऑफसेट से दो चीजों से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पेज नंबर एंड इट्स ऑफसेट। इसके बाद व्हाट इज फ्रेम? फ्रेम भी मेमोरी मैनेजमेंट में, वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मेमोरी मैनेजमेंट का एक सबसे छोटा यूनिट होता है, लेकिन ये हमारी जो फिजिकल मेमोरी होती है, यानी जो रैम या रोम होती है, और इसमें मेन मेमोरी में हम रैम की ही बात कर रहे हैं, तो ये उसका एक यूनिट होता है। तो फ्रेम जो है ये बुनियादी तौर पे जो आपकी सेंट्रल स्टोरेज है यानी मेन मेमोरी है, उसके स्टोरेज फ्रेम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और ये फिक्स साइज ब्लॉक होता है फिजिकल मेमोरी स्पेस में या फिर सेंट्रल स्टोरेज के किसी एक ब्लॉक का नाम हम फ्रेम रख देते हैं। अब इसके एड्रेसेस की बात कर लेते हैं। पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि पेज एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है और इसको हम पेज नंबर प्लस ऑफसेट इन दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर बुलेट नंबर 2 में देख रहे हैं कि लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू पेज नंबर प्लस पेज ऑफसेट। इसी तरह से जो फ्रेम एड्रेस होता है उसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी फ्रेम नंबर प्लस फ्रेम ऑफसेट से की जाती है। फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू फ्रेम नंबर प्लस फ्रेम ऑफसेट या पेज ऑफसेट, सॉरी, इन दोनों को आपस में जमा करने से हमारे पास फिजिकल एड्रेस आता है। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि हम जो ये प्रोसेस है इसको समझें कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कितने मैकेनिज्म्स हैं कि आपका जो एक पेज है उसको फिर रैम में जब एलोकेशन मिलती है तो किस तरह से मिलती है। तो इसकी आज हमने जो देखनी है मुख्तलिफ टेक्निक्स। इसको ज़रा डायग्राम की शक्ल में अगर आप देखें तो हमारे पास ये देखिए, ये सीपीयू को जिस पेज की ज़रूरत है वो उसके पेज नंबर और ऑफसेट को रेफर करेगा और फिर वो पेज मैप टेबल में जहाँ पर मैपिंग की हुई होती है पेज नंबर की फ्रेम नंबर के साथ, वहाँ पर इस पेज नंबर को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद उस पेज नंबर के अगेंस्ट जो फ्रेम नंबर है वो ढूंढ लिया जाएगा। तो उसमें ऑफसेट को जमा करके हम एक्चुअली जो हमारी फिजिकल मेन मेमोरी है उसके जो आपका मतलूबा फ्रेम होता है उस तक पहुँच जाएंगे। दोबारा देखिए, सीपीयू में आपको पता है कि एक प्रोसेस जो होता है उसके मुख्तलिफ पेजेस जो हैं वो बार बार सीपीयू को चाहिए होते हैं उसकी प्रोसेसिंग के लिए। तो जिस भी पेज की सीपीयू को ज़रूरत पड़ती है वो उसके नंबर को रेफर करता है, साथ में उसका ऑफसेट बता देता है। तो ये एक टेबल मेमोरी में ऑलरेडी मौजूद होता है जिसे पेज मैप टेबल कहते हैं। इसमें पेज नंबर को फ्रेम नंबर के साथ मैप किया हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, पेज नंबर को यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कि उसके अगेंस्ट फ्रेम नंबर कौन सा है। तो फ्रेम नंबर में हम ऑफसेट जमा करके मुतलका फ्रेम तक पहुंच जाते हैं। दिस इज हाउ योर लॉजिकल एड्रेस इज ट्रांसलेटेड इनटू फिजिकल एड्रेस। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसे पेज मैप टेबल कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे आपके फिजिकल मेमोरी और आपकी लॉजिकल मेमोरी यानी आपके लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेसेस के दरमियान एक रिलेशन कायम करता है। जब सिस्टम एलोकेट करता है किसी भी फ्रेम को कोई पेज, तो इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर लिया जाता है। किस तरह से? उसकी एंट्री पेज टेबल में कर दी जाती है इस किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। अब ये जो ट्रांसलेशन टेबल्स हैं ये किस तरह से इंप्लीमेंट होते हैं? ये हार्डवेयर में भी इंप्लीमेंट होते हैं और इनको सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल भी किया जाता है। ट्रांसलेशन टेबल्स फिर बता दूं, ये हार्डवेयर में इंप्लीमेंट किए जाते हैं और इनकी कंट्रोलिंग जो है ये सॉफ्टवेयर के साथ की जाती है। आप देख रहे हैं इस ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास वर्चुअल एड्रेसेस की ये एक ब्लॉक है और ये हमारा फिजिकल एड्रेसेस का एक ब्लॉक है और इसके दरमियान ये ट्रांसलेशन टेबल है। ये वो डाटा स्ट्रक्चर है जिसे पेज मैप टेबल भी कहते हैं और फिर इनके दरमियान कुछ ऐसी डाटा रीड एंड राइट्स भी होती हैं जो अनट्रांसलेटेड होती हैं। ठीक है, तो
ट्रांसलेशन टेबल के थ्रू भी हम फिजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस और इसमें वाइस वर्सा ट्रांसलेट करते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हम ट्रांसलेशंस देख लेते हैं जो जिनकी रिवीजन कुछ ज़रूरी है, जिसमें पहले नंबर पे है बेस एंड बाउंड ट्रांसलेशन। इसमें ये होता है कि हमारा हर प्रोसेस जो होता है जब उसको हम लोड करते हैं फिजिकल मेमोरी में, तो उसको एक पूरे कंटीजियस ब्लॉक्स में या कंटीजियस रीजन ऑफ फिजिकल मेमोरी में लोड कर लेते हैं और प्रोसेसेस को एक दूसरे से हम प्रोटेक्ट भी करते हैं कि वो एक दूसरे की स्पेस को शेयर ना करें या एक्सेस ना करें। तो क्या किया जाता है, वर्चुअल एड्रेस के साथ बेस एड्रेस को जमा कर लिया जाता है और जमा करने के बाद हम फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। और जब बेस को हम जमा करते हैं तो इसके साथ एक चेक लगा दिया जाता है कि अगर हमारा वर्चुअल एड्रेस एक खास बाउंड से ग्रेटर देन है तो एरर जो है वो मेमोरी एक्सेस एरर या पेजिंग एरर या ट्रांसलेशन एरर जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है। ये चेक क्यों लगाया जाता है? डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आपकी वर्चुअल मेमोरी और आपकी फिजिकल मेमोरी की जो है अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं, आपके पास लामहदूद मेमोरी नहीं होती। तो इसलिए हमारी जो अपर बाउंड है हम उस पर लिमिट ज़रूर लगाते हैं कि ये ना हो कि वर्चुअल एड्रेस को जब हम ट्रांसलेट करने जाएं तो वो फिजिकल एड्रेस की अपर बाउंड से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का जो चेक है वो लगा दिया जाता है और बेस को जमा कर दिया जाता है। लिहाजा इसी तरह इसको चूंकि बेस के साथ जमा करके और बाउंड के साथ चेक करके हम ट्रांसलेट करते हैं, लिहाजा इस तरह के ट्रांसलेशन को बेस एंड बाउंड ट्रांसलेशन कहा जाता है। हर प्रोसेस यही समझता है कि वो डेडिकेटेड मशीन के ऊपर रन कर रहा है इस तरह से, और जिसकी मेमोरी 0 से लेकर बाउंड तक है। जैसे ये देखें, ये वर्चुअल एड्रेसेस हैं, इसमें हमारा ये एक प्रोसेस है जिसमें इसका कोड सेक्शन, डाटा सेक्शन और स्टैक सेक्शन ये मौजूद हैं, और 0 से लेकर बाउंड तक ये इसका जो है वो समझें इसका ये स्पैन है। तो इसको पूरे के पूरे ब्लॉक को हम उठाकर जब फिजिकल एड्रेस में ले जाते हैं तो इसका बेस चूंकि 6250 है तो उसमें हम बाउंड को जमा करके इसको एलोकेट कर देते हैं इतना कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अब ये जो प्रोसेस होता है इसको कैसे मूव किया जाता है, इसकी बिट्स जो होती हैं वो कॉपी कर दी जाती हैं और बेस और बाउंड रजिस्टर्स दोनों को चेंज कर दिया जाता है, जिससे आपका जो प्रोसेस होता है वो मूव हो जाता है फिजिकल मेमोरी में। अब इसके प्रोस्पेक्ट्स और कंसीक्वेंसेस क्या हैं इस ट्रांसलेशन के बेस एंड बाउंड के, कि ये सिंपल है कि सिंपली उसमें बेस जमा करें, बाउंड का चेक लगाएं और आपका जो कॉपी करें बिट्स को और रजिस्टर्स को चेंज करें, दैट्स इट, आपकी ट्रांसलेशन हो गई। और ये स्पीडी भी होती है डेफिनेटली, लेकिन इसकी इसकी कंसीक्वेंस ये है कि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बहुत होती है, मेमोरी वेस्ट हो जाती है क्योंकि इसमें नॉन कंटीजियस एलोकेशन अलाउड नहीं होती कि आप बेतरतीब खाने जो हैं उनमें रख थोड़ा थोड़ा तोड़कर अपने प्रोग्राम को रख लें, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको पूरे का पूरा ब्लॉक है वैसे के वैसे ही मूव करना पड़ता है और बाकी जो जगह बच जाती है वो सारी वेस्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई कि हम कहते हैं कि हमारा जो बेस एंड बाउंड ट्रांसलेशन है ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को जन्म देता है, और जब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमारे पास आती है तो इससे फिर प्रोग्राम्स की शेयरिंग भी बंद हो जाती है, क्योंकि हर इंस्टेंस एक प्रोग्राम का अलहदा कॉपी कोड सेगमेंट की मांगता है, जिससे आपकी शेयरिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। शेयरिंग में मेमोरी वायलेशंस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। फिर मेमोरी एलोकेशन बड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है, हमें डेफिनेटली कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है फ्री मेमोरी वो ढूंढना पड़ते हैं, इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, कोई एल्गोरिथम बनाना पड़ता है, यानी बार बार हमें जो है वो स्वीप करना पड़ता है मेमोरी के अंदर, देखना पड़ता है कि कौन कौन से कंटीजियस ब्लॉक्स पड़े हैं जिसमें हमारा ये पेज फिट हो सके। और फिर इसमें जब हम कंटीजियस ब्लॉक्स नहीं मिलते तो कंटीजियस उनको करने के लिए हमें जो पहले से मौजूद ब्लॉक्स हैं उनको कॉपी करके एक जगह पे यानी डीफ्रैग करना पड़ता है, रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इसलिए बेस एंड बाउंड ट्रांसलेशन ऐसी सूरत हाल में जहां पर आपकी एड्रेस स्पेस जो होती है वो डायनामिकली ग्रो भी कर रही होती है और श्रिंक भी कर रही होती है, वहां ये नहीं कामयाब होती। इसके अलावा एक और तरीक़ेकार है जिसमें हम सेगमेंटेशन को यूज करते हैं। ये सेगमेंट क्या है? सेगमेंट बेसिकली लॉजिकली कंटीजियस मेमोरी का एक रीजन है, और सेगमेंटेशन बेस्ड
जो ट्रांजिशन है इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक पेयर जो टेबल होता है जिसमें बेस एंड बाउंड के पेयर्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। कैसे? देखिए, इन ब्लॉक्स में हमारे पास वर्चुअल एड्रेसेस हैं। मिसाल के तौर पे कोड के हिस्से को कितना दिया गया है, 0 से लेकर 6FF तक इतना हिस्सा कोड का है। तो इसको उठा के हम एक जो ब्लॉक है उसमें फिजिकल एड्रेस में एलोकेट कर देते हैं। फिर हमारा जो डाटा ब्लॉक है उसको 1000 से 14FF तक एलोकेट करना है। तो उसको हम जहाँ पर खाली जगह मिलेगी वहाँ पर उसको उस सेगमेंट को वहाँ पर ले जाएंगे। उसके बाद जो हमारा स्टैक सेगमेंट है उसको 3000 से 3FF तक है। तो उसको हमने जहाँ पर जगह हमें मिलेगी हम कोड और स्टैक और डाटा सेगमेंट को अलग-अलग रख लेंगे। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन कि हम अपने जो वर्चुअल पेजेस होते हैं उनको हम सेगमेंट्स में तकसीम करके फिर आगे जितने फ्रेम खाली आपको मिल जाए जहाँ जहाँ पे उसको वहाँ वहाँ पे आप एलोकेट कर देते हैं। यानी एक जगह पे कंटीजियस एलोकेशन नहीं होती, इसमें सेगमेंट बेस्ड एलोकेशन होती है। तो इसकी डायग्राम क्या है कि हमारा जो वर्चुअल सेगमेंट नंबर है इसका ऑफसेट भी हमारे पास होता है। इसमें हम क्या जमा करते हैं, हम एक जो सेगमेंटेशन टेबल हमारे पास मेमोरी में पड़ा है उसमें फिजिकल सेगमेंट बेस और सेगमेंट बाउंड, जैसे मैंने आपको बताया बेस एंड बाउंड के पेयर्स होते हैं एक टेबल में पड़े हुए, तो इनको जमा कर लेते हैं। सेगमेंट नंबर को यहाँ से सेगमेंट नंबर को यहाँ से ट्रैक करते हैं, उसका बेस और बाउंड दोनों यहाँ पे जमा करके हम फिजिकल एड्रेस को फाइंड कर लेते हैं। बस इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि हमारे पास सेगमेंट के बेस एंड बाउंड पेयर्स होते हैं और प्लस सेगमेंट नंबर होता है। तो ये बुनियादी तौर पे अगर हमारे पास 1 GB मेमोरी है तो इसकी का जो बाइनरी लॉगरिथम होगा उसके मुताबिक ये 30 बिट्स जो होती हैं उसके लिए काफ़ी हैं फिजिकल एड्रेस के लिए, अगर हम जो है सेगमेंटेशन की ये टेक्निक इस्तेमाल करें 30 बिट्स का हमारा फिजिकल एड्रेस होगा। तो ऑफसेट भी हमारा 30 बिट्स का होगा। डेफिनेट सी बात है कि सेगमेंट बेस भी हमारा 30 बिट का होगा और बाउंड भी 30 बिट का होगा, क्योंकि ऑफसेट का साइज हम 30 बिट रख रहे हैं तो बेस और बाउंड दोनों 30 बिट्स के होंगे। जबकि 32 बिट मेमोरी में से बाकी 30 बिट माइनस कर दें तो अगर 32 बिट की आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 2 बिट हमारा सेगमेंट नंबर आ जाएगा। और जबकि हमारे पास 2 बिट का अगर सेगमेंट नंबर है तो फिर सेगमेंट टेबल में हमारी 2 एंट्रीज हो सकती हैं, यानी टोटल 4 एंट्रीज हो सकती हैं। अब हम जब बेस इसमें जमा कर लेंगे तो फिर इसमें ग्रेटर देन का चेक भी लगेगा, क्योंकि बाउंड को भी चेक करना है। बाउंड को चेक किए बगैर आप इसको कभी भी ट्रांसलेशन पे ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपका बाउंड से बाहर हो गया आपका ये फिजिकल एड्रेस तो फिर आपकी एलोकेशन जो है वो आपकी खतरे में भी पड़ सकती है, मेमोरी प्रोटेक्शन वायलेट हो सकती है। मिसाल इसकी एक ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास सेगमेंट नंबर 2 है और ये इसका ऑफसेट है। तो इसको यहाँ पर कोड, डाटा और स्टैक सेगमेंट के ये जो पेयर्स हैं बेस एंड बाउंड के उनमें से हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये सॉरी हमारा ये सेगमेंट नंबर 2 इसका ऑफसेट है 200। तो यहाँ पर सेगमेंट नंबर 2 के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा ये वाला जो स्टैक सेगमेंट है 0 इंटू 2000 उसमें इसको प्लस कर लेते हैं। तो 2000 प्लस 200 ये आ जाएगा 2200 और इसमें ग्रेटर देन का चेक लगा के हम देख लेते हैं कि क्या ये 1000 से ग्रेटर देन तो नहीं हो गया। अगर ये 1000 से ग्रेटर देन हो गया तो फिर हम एरर को रिटर्न कर देंगे। तो इसकी सेगमेंटेशन ट्रांसलेशन की जो है ये इक्वेशन देख लें कि वर्चुअल एड्रेस हमारा सेगमेंट नंबर प्लस और उसके साथ ऑफसेट और फिजिकल एड्रेस जो है सेगमेंट टेबल में से वर्चुअल सेगमेंट नंबर और उसके साथ फिजिकल बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट हम ले लेते हैं। इसके प्रोस्पेक्ट्स और कंसीक्वेंसेस को देख लेते हैं हम कि इसमें इंडिविजुअल सेगमेंट्स को ग्रो और श्रिंक करना आसान होता है। जैसे आपने 2 स्लाइड्स पीछे देखा कि आप चूँकि सेगमेंट्स को अलग-अलग उठा के जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे आप फिट कर देते हैं, लिहाजा ग्रो और श्रिंक करना आपके लिए आसान होता है। उसके बाद सेगमेंट के को एक्सेस करने पर आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, यानी आप कोड सेगमेंट को शेयर भी कर सकते हैं रीड ओनली करके। फिर इसमें आप फिजिकल स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस जो होते हैं वो सेम कोड सेगमेंट को शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि मेमोरी एलोकेशन फिर भी बड़ी कम्प्लेक्स है।
इसमें भी बात सूरत हाल में आपको कंटीजियस एलोकेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर आ जाता है हमारा पेजिंग का, पेजिंग बेस्ड ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है कि हम मेमोरी को फिक्स साइज के छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं, जिसे पेजेस कहते हैं। और मेमोरी मैनेजर क्या करता है कि एक बिटमैप वो इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर मेमोरी के पेजेस का स्टेटस जो है वो सेव किया हुआ होता है, और ट्रांसलेशन को पेज के लेवल पर उसकी ग्रैनुलैरिटी जो होती है वो पेज होती है, वहाँ पे जाके हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ये देख लें, हमारे पास वर्चुअल एड्रेसेस इधर हैं और फिजिकल एड्रेसेस इधर हैं। तो इसमें हमारे पास 0 से लेकर 1000 तक एक हमारे पास पेज है। इस पेज को उठा के हमने जहाँ पर खाली जगह मिली वहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया। अगला 1000 से लेकर 2000 तक है, तो इसको जहाँ खाली जगह मिली वहाँ इसको एलोकेट कर दिया। फिर 3000 से 3FF तक है, इसको जहाँ खाली जगह मिली वहाँ इसको हमने एलोकेट कर दिया। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं, वर्चुअल पेज नंबर और ऑफसेट। ये 4 किलोबाइट का अगर फर्ज करें आपका जो है वो एक पेज हो, तो उसका बाइनरी लॉगरिथम लेकर आप देखें तो हमारे पास 12 बिट्स बनती हैं जो है 4 किलो बिट के पेजेस के लिए। एक ऑफसेट की 12 बिट्स होंगी, और 32 बिट की अगर मशीन है तो उसमें से 12 माइनस कर दें तो 20 बिट का आपका पेज नंबर आपको अवेलेबल हो गया। और 20 बिट का पेज नंबर आपके पास अगर अवेलेबल हो गया तो फिर पेज टेबल में 2 पावर 20 एंट्रीज आप कर सकते हैं। तो इसमें पेज नंबर को वर्चुअल पेज नंबर से आप यहाँ पर पेज नंबर को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद उसमें आप फिजिकल पेज नंबर जो है उस पेज टेबल से ऐड करके ऑफसेट जमा करके आप मुतलका फिजिकल एड्रेस बना लेते हैं। तो 1 GB अगर आपके पास मेमोरी है तो इसमें 30 बिट्स जो हैं वो टोटल आपको फिजिकल एड्रेस के लिए मिल जाएंगी। तो पेज टेबल साइज जो है उसकी जो अपर बाउंड है वो यहाँ पर आप चेक करते हैं कि पेज टेबल का साइज तो वायलेट नहीं कर रहा, पेज नंबर इतना बड़ा तो नहीं आपने एक्सेस करने की कोशिश की जो पेज टेबल में मौजूद ही नहीं है। अगर वो बड़ा है तो यहाँ पे एरर भी आप रिटर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक पेज नंबर है 0, उसका ऑफसेट है 0 × 400। तो इसमें पेज नंबर 0 यहाँ पर है और इसका फिजिकल जो फ्रेम नंबर है या फिजिकल ब्लॉक नंबर है वो है 4 को इसके ऑफसेट के साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास फिजिकल एड्रेस आ गया। तो ये हमारा जो पेज टेबल की जो साइज है वो है 4। तो 4 से ग्रेटर देन नहीं है तो इसमें कोई एरर रिटर्न नहीं होगी। तो पेजिंग ट्रांसलेशन के जो यानी इक्वेशन है वो कैसे है कि वर्चुअल एड्रेस इज इक्वल टू वर्चुअल पेज नंबर एंड इट्स ऑफसेट। फिजिकल पेज नंबर इज इक्वल टू पेज टेबल, उसमें से वर्चुअल पेज नंबर ढूंढिए, वहाँ से फिजिकल पेज नंबर आ जाएगा। फिर फिजिकल एड्रेस में फिजिकल पेज नंबर एंड इट्स ऑफसेट को मिला के आपके पास फिजिकल एड्रेस आ जाएगा। अब पेजिंग के आपके पास क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या इसके कंसिक्वेंसेस हैं। इसमें मेमोरी एलोकेशन जरा इजी हो जाती है। इसमें कोड शेयरिंग जो है वो अलाउ होती है आपको, और इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने जो पेज एलोकेट किया है हो सकता है वो पेज जो है उस पेज के अंदर अपने जगह खाली हो और पूरी तरह से वो इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इस तरह के कई पेजेस आपको मिलेंगे जो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुए, अनयूज्ड उसमें स्पेस पड़ी है। तो इस तरह की फ्रेगमेंटेशन जिसमें पेजेस के अपने अंदर अनयूज्ड स्पेस मौजूद हो, आपको पता है उसे हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिर पेज का साइज जो है वो बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, ये भी इसमें एक कबाहत है। मिसाल के तौर पे 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए 1 किलो बिट पेजेस जो है उनके लिए हमें 4 मिलियन टेबल एंट्रीज चाहिए। तो इतना बड़ा पेज टेबल जो है ये भी एक ओवरहेड इसमें क्रिएट करता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप इसका हाइब्रिड मॉडल यूज करें, यानी मल्टी लेवल ट्रांसलेशन यूज करें। आप जो है सेगमेंटेशन के साथ पेजिंग को मिला लें, यानी सेगमेंटेड पेजिंग कर लें, पेज टेबल को सेगमेंट्स में तब्दील कर लें, या फिर पेज टेबल को मजीद पेज्ड कर लें, पेज्ड पेज टेबल कर लें, टू लेवल ट्री बना लें पेज टेबल का। तो इससे आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में कुछ किसी हद तक कमी वाक़या हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और एड्रेस ट्रांसलेशन से मुतल्लिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें से कुछ जो पहले पढ़ा हुआ था वो यहाँ पर आप रिवाइज करने में आप कामयाब हो गए होंगे, और आपको इसका जो है वो जो कुछ मेमोराइज आपने किया हुआ था वो थोड़ा आपने
देख लिया होगा कि कैसे आपको ये चीज़ें करना है आगे चलकर। जब आप इसमें असेंबली लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें जो है इनको पढ़ेंगे तो फिर आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।